दिस चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे। और बहुत से लोग सर्च करते हैं इसके बारे में कि कोई कंटेंट इस पे मिल जाए, इस टॉपिक पे मिल जाए, मिलता भी है उनको। बट ये जो एक कोर्स होने वाला है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और इसमें हम जो कवर करेंगे कॉन्सेप्ट वो बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक के कवर करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स जानना है, स्टार्ट करना है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, उनके लिए भी आगे जाके ये कोर्स यूजफुल हो सकता है। तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे बहुत ही आगे जाके आपको यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बेसिक टर्म है और आज हम सब इस टर्म के बारे में बातें करते हैं। हम सब इस टर्म के बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करी जाती है तो साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या है, अगर इसकी कोई एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी तो वो क्या होगी। तो साइबर सिक्योरिटी इज सिंपल in layman terms is the protection of your IT assets from any kind of threats, any kind of danger or any kind of damage. That's it. ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी एसेट्स है, चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, मे बी इट्स डेस्कटॉप और लैपटॉप, आपका टैबलेट हो, आपका मोबाइल फोन हो, और उसके अंदर जो भी डेटा है, राइट, वो हो, या आपका सर्वर पे कोई डेटा सेव है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक क्या होता है कि हमारा अकाउंट सबका फेसबुक पे तो होता है, बट वो जो अकाउंट है वो एक्सेस हम उसको कर रहे हैं, ठीक है, अपने सिस्टम से, अपनी डिवाइस से, बट वो हमारी डिवाइस में नहीं है, वो है किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे ना, किसी और कंट्री में वो डेटा सेव है। हमारा पर्सनल डेटा सेव है, या व्हाट्सएप है, हमारी जितनी भी डिटेल्स है, ठीक है, हम जो मैसेजेस कर रहे हैं इंक्रिप्टेड होते हैं वो, बट वो सेव होते हैं कहीं किसी और सर्वर पे, ठीक है। तो उस चीज को भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ओवरऑल प्रोटेक्शन, मतलब जो डिवाइसेस हम खुद ऑन कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, ठीक है, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि हमारी किसी और जगह पे सेव है, किसी और सर्वर पे सेव है, उसका प्रोटेक्शन भी, उस डेटा को भी प्रोटेक्ट करने को हम कंबाइंड इन सारी चीजों को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, या साइबर सिक्योरिटी के अंडर में ये सारी चीजें आती है। होप आप सबको क्लियर होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज है कंप्यूटर सिक्योरिटी, राइट। सो जैसे कि डेफिनेशन है, इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट और डैमेज टू आइदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिस्टम। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह के डैमेज से, किसी भी तरह के थेफ्ट से, ठीक है, और उसमें जो सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। Basically, it involves the process of safeguarding against the intruders from gaining access to your system or its resources for malicious purposes. इसका मतलब क्या है कि इंट्रूडर्स मतलब कह सकते हैं कि कोई अनवांटेड पर्सन, ठीक है, या आप कह सकते हैं, अगर आप नॉर्मल टर्म में इसको बात करें रियल लाइफ में, तो आप कह सकते हैं घुसपैठिए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक है कि हम हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, उनका क्या काम है, उनका काम है कि बॉर्डर पर जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, वहां से कोई भी अनवांटेड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, वो बॉर्डर को क्रॉस करके कंट्री के अंदर आ सके,
ठीक है, और अपने किसी भी मैलिशियस पर्पस को पूरा कर सके। ठीक, तो वहां पे जो हमारे सैनिक होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, किसी भी अनवांटेड पर्सन से, ठीक है, जो कि किसी बाहर देश से आ रहा है कंट्री में, ठीक है। सेम ऐसे ही जो इंट्रूडर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो हैकर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपका कोई कलीग भी हो सकता है जो कि आपके सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना चाहता है, ठीक है, और उसको किसी बुरे पर्पस के लिए यूज कर रहा है। मलिशियस पर्पस मतलब इल पर्पस ना, किसी बुरे पर्पस के लिए, बैड पर्पस के लिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा टर्म क्या आता है साइबर सिक्योरिटी में, इंटरनेट सिक्योरिटी, राइट। So internet security क्या होती है? It usually involves the protection of the user's data from unauthorized access and damage when connected to the internet. अब एक तो हो गया कि आपका जो पर्सनल पीसी है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना और उसके डेटा जो उसके अंदर स्टोर है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक, वो तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया। इंटरनेट सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत सारे ऐसे जो अटैकर्स होते हैं आप उनके नजरों में आ जाते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बैंकिंग ऐप को यूज कर रहे हैं लॉगिन करके, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत ही हमें कॉशियस रहना पड़ता है, राइट, क्योंकि हैकर्स किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो आपका लाइक यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है, तो वो आपके क्रेडेंशियल्स को किसी भी तरह कैप्चर कर लें, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि एटीएम पे भी हम जाते हैं तो हमें क्या गाइडलाइन मिलती है कि ऑलवेज एंटर योर पिन, यू नो, इन सीक्रेसी, मतलब सीक्रेटली आप एंटर करें, कोई भी आसपास का पर्सन आपके पिन को ना देख पाए, ठीक है। इसी तरह जब हम ऑनलाइन अपना पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन भी आता है ना, क्योंकि कई ऐसे भी हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं जो कि कोई ऐसी डिवाइस, अगर आप पब्लिक सिस्टम यूज कर रहे हैं मेनली, लाइक अभी कैफे का तो टाइम पुराना हो गया, साइबर कैफे पहले हम लोग जाते थे, वो पब्लिक सिस्टम है, राइट। तो वहां पे क्या होता था कि कभी कभी कोई ऐसी यूएसबी डिवाइस लगा दी जिससे कि हम जो भी की प्रेस कर रहे होते हैं कीबोर्ड पे वो कैप्चर हो जाती है। तो अक्सर क्या है कि आप अगर अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, सपोज आप बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं, अपना फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं किसी भी पब्लिक सिस्टम में, ठीक है, आपको नहीं पता है कि उस सिस्टम में कोई ऐसी थेफ्ट वाली डिवाइस लगी हुई है, तो आप जो सी भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे वो सारा डेटा उसको मिल जाएगा अटैकर को, फिर वो क्या है, उसके पास आपका पासवर्ड आ गया ना, वो इंप्रेशन को कलेक्ट कर लेता है ना। सपोज आई एम प्रेसिंग TREE, सो वो ये जो 4 कीज मैंने प्रेस करी, हालांकि मैंने ई 2 बार प्रेस करा, टी 1 बार प्रेस करा, आर 1 बार प्रेस करा, राइट, तो ये इंप्रेशन उसको मिल गया। अब वो इसको पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज होती है, और ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसे इस तरह के जो है मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वो कर सकते हैं ना कैप्चर आपके डेटा को। तो हमें बहुत ही ज्यादा हमेशा एहतियात बरतना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स implementing a proper browser configuration would help in protecting the personal information, preventing malware infection and prevent damage caused due to a cyber attack. इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्राउजर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो भी जैसे कि अगर वो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी ठीक होगी, सेटिंग्स ठीक होंगी, तो भी आप कुछ हद तक बच सकते हैं साइबर अटैक से। कैसे बच सकते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी बैंकिंग साइट पे या कभी भी हम गूगल का यूज करके, अपने क्रोम ब्राउजर का यूज करके लॉगिन करते हैं, तो वो एक ऑटो सेव पासवर्ड का ऑप्शन देता है, और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि पासवर्ड याद रखना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको ऑप्ट इन कर लेते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं ब्राउजर में कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कन्वीनियंट तो है, बट कई बार क्या होता है कि ब्राउजर में आपका पासवर्ड सेव है, ठीक है, अब अगर वो किसी भी तरह से, किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के यूज से या इंट्रूडर किसी भी तरह आपके सिस्टम का एक्सेस दे ले, तो अगर वो क्रोम में जाएगा वो आपके पासवर्ड को देख सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आप रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल लीक होने का, ठीक। तो अक्सर हमें चाहिए कि हम अपना कोई भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, मे बी अगर वो बैंकिंग का है, मे बी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का है, तो हम उसे अवॉइड करें कि हम उसमें सेव ना करें ब्राउजर में, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ब्लॉकर्स होते हैं ना, एड ब्लॉकर्स होते हैं, या
वेबसाइट ब्लॉकर्स होते हैं, तो हम उसको उस सेटिंग्स को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं मालवेयर इन्फेक्शन को। मालवेयर इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस हो सकता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर मीन्स मालवेयर, ठीक है। मालवेयर मतलब बैड यूज के लिए हो सकता है, जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इन सब चीजों का हम ध्यान में रख के, इन सब चीजों का यूज करके वी कैन प्रिवेंट डैमेज कॉज ड्यू टू साइबर अटैक, ठीक है। अब हम देखते हैं कुकीज के बारे में। आप सबने ये टर्म सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा टर्म है और बहुत ज्यादा यूज होता है, वाटर कुकीज, ठीक है। अब यहाँ पे बिस्किट वाले कुकीज की बात नहीं हो रही है। कुकीज बेसिकली क्या होती हैं? इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय अ वेब सर्वर टू अ वेब क्लाइंट, then send back unchanged by the browser each time it accesses that server। इसका मतलब क्या हुआ कि कुकी एक तरह की छोटी सी फाइल होती है, राइट, जो कि सर्वर जो है अपने वेब क्लाइंट को सेंड करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। मे भी इन टर्म्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे ये दोनों टर्म्स, ठीक है। बेसिकली सिंपली क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है आपका। अब ये ब्राउजर आप अपने पीसी पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपका पीसी हो सकता है, या आपका मोबाइल हो सकता है, ठीक है, या आपका टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक। मतलब कोई भी सिस्टम हो जिसपे आपका ब्राउजर वर्क कर रहा है, या आप ब्राउजर में कोई भी चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लाइंट क्या होता है, जो कि रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, सर्वर से डेटा। अब यहाँ पे सपोज ये गूगल है, ठीक है, आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये पीसी है आपका। यहाँ पे आपने कोई भी टर्म सर्च किया, सपोज आपने टी शर्ट सर्च करा, ठीक। अब क्या होता है, ये जब आप सर्च करते हैं कुछ भी गूगल पे, ठीक है, ये आपका क्लाइंट पीसी है। अब ये क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट ब्राउजर की जाती है। कहाँ जाती है, सर्वर के पास। सर्वर क्या है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है, ये भी कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ, ये प्रोफेशनल कंप्यूटर हो सकता है, लाइक ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपका या हम जो घरों में यूज करते हैं। ये सर्वर क्या होता है, काफी हाई एंड वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल हार्ड डिस्क होती हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत एडवांस्ड होता है ये, और बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो अब होता ये भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब ये एक रिमोट लोकेशन पर होता है, जरूरी नहीं है आपके सिटी में हो, ये किसी और कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ब्राउजर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है। अपने जितने भी उसके हार्ड ड्राइव्स होंगी, जितना भी उसका डेटा है उसके पास, वो उसमें सर्च करेगा। और जितनी भी वेबसाइट्स, जो भी आपने टर्म सेलेक्ट किया है, जैसे आपने यहाँ टी शर्ट सर्च किया है, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा, मतलब उनको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसको जो कुछ भी मिलेगा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक। अब क्या होगा, जब रिस्पॉन्स आपके पास आता है, तो कोई भी वेबसाइट आ सकती है। सपोज आपने टी शर्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं, आप परचेज करना चाहते हैं, आपने बाय टी शर्ट लिखा है, हो सकता है अमेजोन का पेज सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मे भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब जब क्या होता है, ये जब रिस्पॉन्स सेंड करता है, तो उसके साथ साथ क्या करता है, जैसे इसने एक वेबसाइट सर्च कर दी, amazon.in, ठीक है, amazon.in या amazon.com, ठीक। तो उसके साथ ये एक छोटी सी फाइल भी सेंड करता है, जिसको हम कुकी बोलते हैं, स्मॉल फाइल, ठीक है। ये होती है स्मॉल फाइल, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब कोई भी बंदा यहाँ शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, अमेजोन का उसके पास ओपन होके आ गया, भाई आपने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने आपको अमेजोन की वेबसाइट पे ले गया आपको, और अमेजोन का पेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कार्ट में कुछ आइटम ऐड करा, आपने कुछ टी शर्ट्स ऐड करी, या जो भी आपने कुछ सेटिंग्स कर रखी है, या कोई डेटा सेव कर रखा है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ब्राउजर में जो कुकी सेव होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जब भी नेक्स्ट टाइम लॉग इन करता है यूजर, या नेक्स्ट टाइम इसी पेज पे वापस जाता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये सर्वर को या वेबसाइट को वापस से सेंड कर देती है, ठीक है, सेंड बैक, ठीक है। इसको सेंड करती है वेबसाइट को, जिस भी वेबसाइट को ये
लिए विजिट कर रहा है, सपोज अमेजोन को कर रहा है, तो उससे क्या होता है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है यूजर का, ठीक है। कैसे अच्छा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसने जो भी सेटिंग कर रखी होंगी अपने ब्राउजर को, सपोज उसने डार्क मोड में ओपन कर रखा होगा, जो कुछ भी कर रखा होगा, तो वो ही चीजें यहाँ पे उसको वापस से हो जाएंगी, ठीक है। उसको बार बार सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली कुकी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये देखा कि कुकीज एक छोटी सी फाइल होती है स्मॉल साइज की, जो कि वेब सर्वर क्लाइंट को यानी कि ब्राउजर को सेंड करता है जब ब्राउजर उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, राइट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एवरी टाइम जब भी वो ब्राउजर फ्यूचर में उस सर्वर को विजिट करेगा तो ब्राउजर से वो फाइल सर्वर के पास जाएगी एज अ टोकन। तो उससे क्या होगा, सर्वर को पता लग जाएगा कि ये क्लाइंट पहले विजिट कर चुका है। तो इससे क्या होता है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमाइज हो जाता है। ओके, हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। डेटा सिंपली क्या होता है, रिकॉर्ड्स। डेटा मींस रिकॉर्ड, ठीक है। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे विदाउट मिसिंग है। तो अब वो क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर, कोई भी डिजिट्स, कुछ वर्ड्स, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड होता है डेटा, ठीक है। डेटा रॉ फॉर्म होता है, ठीक। और इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है, जब डेटा प्रोसेस होता है तो वो क्या बन जाती है, प्रोसेस होने के बाद वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इट हैज मीनिंग, सब मीनिंग, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई एक नंबर, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 19042021, तो क्या होगा कि ये नंबर क्या है, किसी का कोड नंबर है या किसी का बैच नंबर है, या मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग। बट वहां पे गिवन नहीं है कि आप, कॉन्टेक्स्ट नहीं गिवन है, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो ये डेटा क्या है कि यूजफुल नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी। अब इंफॉर्मेशन के पास अगर हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 19 अप्रैल 2012, तो इससे हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये डेट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, ये रॉ है, ठीक है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये यूजफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, ठीक है। आगे भी इस पे हम लोग बात करेंगे, बट अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की नीड क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी कि जैसे कि हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड्स में कि अगर आपके ऑफिस की कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, सिक्योर रखना, यही एक मकसद है, ठीक है, सिक्योरिटी का या साइबर सिक्योरिटी का, ठीक। अब अगर वो लीक हो जाती है वो इंफॉर्मेशन, तो फिर क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया, आपका पर्सनल लॉस हो गया, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये कोई नया नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट प्रीडेट्स मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम लोग करीब 30 ईयर्स से, करीब या 40 ईयर्स से यूज कर रहे हैं, ये तब नहीं डेवलप हुआ है, ये उससे कई साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पीपल इनक्रिप्टेड मैसेजेस बिफोर एनी कंप्यूटर वाज क्रिएटेड। सी, मतलब कि ये इंक्रिप्शन जो है, इंक्रिप्शन जैसे हम लोग आज बात करते हैं ना कि इंक्रिप्टेड व्हाट्सएप क्या करता है, इंक्रिप्ट कर देता है मैसेजेस को एंड टू एंड, आपने देखा होगा। तो ये जो इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, ये कंप्यूटर से पुराना कॉन्सेप्ट है, बिफोर एनी कंप्यूटर वाज क्रिएटेड, ठीक है। और ये स्टार्ट इंक्रिप्शन की जो बात है वो स्टार्ट कब हुआ था, मिलिट्री ने स्टार्ट किया था, मिलिट्री के यूज के लिए हुआ था, और ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब आपको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तो ये उसी टाइम का कॉन्सेप्ट है। उससे भी पहले की क्या होता था कि जब पुराने टाइम पे 100-150 ईयर्स पहले जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, जब उनको कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाना होता था, सपोज यहाँ पे किंग है, ठीक है, किंग है, राजा महाराजा जो भी है वो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, इनका जो सेनापति है, ठीक है, इनका जो सिपाही है, वॉट एवर इट इज, तो वो किसी और सिटी में, आगरा में है, ठीक है। अब उस टाइम पे फोन तो होते नहीं थे कि कॉल कर दे या मैसेज कर दे, ठीक है।
मतलब फोन क्या, मोबाइल क्या, कुछ नहीं होता था, ठीक। तो उस टाइम पे लेटर्स सेंड करते थे, यानी कि खत जिसे हम कहते हैं भेजा जाता था, ठीक है, या तो किसी के थ्रू फिजिकली कोई बंदा मैसेज लेके जाता था, ठीक है। अब होता क्या था कि अगर जो किंग है उसको अपने सेनापति को कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल मैसेज देना है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैसेज, तो क्या होगा कि अब जो बीच में सिपाही लेके जा रहा है उसके साथ दो चीजें मतलब कई चीजें हो सकती हैं कि उसको किसी दुश्मन सेना ने किडनैप कर लिया और वो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राजा का जो किंगडम है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि उसको पैसे देके खरीद दिया, जैसे आज के टाइम पे होता है वैसे पुराने टाइम पे भी होता था कि वो सोने की सोने के सिक्के देके खरीद देते थे और उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेते थे। तो फिर उस टाइम पे भी जो ये राजा महाराजा लोग होते थे ये क्या करते थे, कम्युनिकेट करने के लिए अपने कोड वर्ड बना लेते थे, कोड वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब सिर्फ जो राजा जो सेंड कर रहा है उसको पता होता था और जो सेनापति है उसको पता होता था, ठीक है, और कोई नहीं जानता था। तो क्या होता था, अगर ये बंदा जो लेके जा रहा है, जो बंदा लेके इन्फॉर्मेशन जा रहा है बीच में राजा के पास से इसके पास, तो अगर वो किसी को वो इन्फॉर्मेशन लीक भी कर देगा तो वो कोड वर्ड में होगी, तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे वो अपने मैसेज को सिक्योर करते थे। इसी तरह से जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक मशीन बनाई गई जिसका नाम था इनिग्मा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, इस तरह की ये मशीन है, ठीक है। ये मशीन बनाई गई सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इसका काम था कि मैसेजेस को एनकोड कर देना या एनक्रिप्ट कर देना, ठीक है। इट बेसिकली सिक्योर्स द मैसेजेस बिटवीन द ट्रूप्स सो दैट द एनिमी विल नॉट नो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया एक एग्जांपल राजा वाला, ठीक है। तो दिस मशीन यूजेस अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का यूज होता था, कैसे यूज होता था कि जैसे कि सपोज ए को सब्स्टिट्यूट कर देती थी ये मशीन, जो भी उनका कोड होता था सी से, ठीक है, डी को कर देती थी ये ओ से, ठीक है, ई को कर दिया इसने, ई को कर दिया इसने जी से। तो ये मशीन में इस तरह की सेटिंग करते थे कि इन्होंने लेटर्स को एक दो लेटर्स आगे बढ़ा दिया या पीछे बढ़ा दिया, मतलब एक उनका खुद का कोड होता था। और ये जो सेटिंग होती थी इसके बारे में सिर्फ जो दो बोथ एंड्स पे जो लोग होते थे मिलिट्री वाले, जो ऑथोराइज पर्सन होते थे, उनको पता होता था, ठीक है। तो ये क्या होता था कि लेटर को शफल कर देती थी वो, ठीक है। तो मैसेज क्या होता था, वो इनक्रिप्ट हो जाता था, और जब वो मैसेज जो ऑथराइज पर्सन है उस तक पहुंचता था तो वो ही उसको डिकोड कर सकता था और कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये इस तरह काम करती थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है, सिक्योरिटी के कई सारे लेयर्स होते हैं, ठीक। अगर आपको अपना प्रेमाइस, अपना ऑफिस सिक्योर करना है, अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर करनी है, अपना सिस्टम, तो हम कई सारे लेयर्स होते हैं ना। जैसे कि एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लें, हम अपने मोबाइल फोन पे कवर क्यों चढ़ाते हैं ना, हम बैक कवर क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि हम सिक्योर कर सके। आगे हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं, मोबाइल है इसको हम क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं फिजिकल डैमेज से, ठीक है। तो हम यूज करते हैं इसके लिए कवर, ठीक है, और टेम्पर जो होता है, ठीक है, आई डोंट नो इसकी स्पेलिंग क्या है, जो भी है। ये तो हम फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनकेस हमारा फोन अगर ड्रॉप हो जाता है तो वो ब्रेक ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिजिकल लेयर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वही है फिजिकल सिक्योरिटी। इट इन्वॉल्व सेफ गार्डिंग ऑफ द पर्सनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम natural physical condition and events or threats which would cause damage to an organization। अब अक्सर क्या है कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई, चोरी हो गई, ठीक है, या क्या हो गया, फायर ब्रेक हो गई, या कुछ भी हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, ठीक। तो अब क्या होता है, ये फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका आईटी एसेट्स है या आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोल्डर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। भाई कोई चोर आया और वो पूरा का पूरा पीसी उठा के ले गया, तो एक तो फिजिकल एसेट का तो नुकसान हुआ ही हुआ और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी थी वो भी चली गई। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पहली बात, ठीक। दूसरी चीज क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना। आपकी जो फाइल्स है लाइक विच वुड बी समड अप एज द प्रोटेक्शन ऑफ द networks and their services from
अनऑथराइज मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। अब पता लगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, अब उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या बहुत सारी ईमेल्स हैं जो कि इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के यूज हो रही है। अब अगर किसी ने ये आपका नेटवर्क हैक कर लिया है तो क्या होगा, वो बहुत ही इजीली आपके सारे डेटा को कैप्चर कर सकता है, ठीक है, आपके सारे डेटा को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो अपने नेटवर्क को सिक्योर करना, ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी आप समझ गए। सिस्टम सिक्योरिटी भी एक तरह से यही है, इज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम दैट एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब कोई सपोज ऑफिस का एक सिस्टम है, ठीक है, अब क्या होता है, या ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सेस एक्सेस होता है, ठीक है, एक्सेस अलाउंस होता है एक तरह की चीज। एक्सेस अलाउंस मींस ये मेक श्योर करना कि हमेशा जो ऑथोराइज पर्सन है वो ही एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को, या कोई भी अनऑथोराइज पर्सन ना कर पाए। जैसे कि सपोज कोई ऑफिस का जो डायरेक्टर है, ठीक है, अब उसके सिस्टम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी। अब उस सिस्टम को लॉग इन करने के लिए ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो डायरेक्टर है सिर्फ वही उसको लॉग इन कर सके, कोई भी मतलब कोई और एम्प्लॉय उसको एक्सेस ना कर पाए उस सिस्टम को, ठीक है। तो लॉग इन सिक्योरिटी को एनहेंस करना, ठीक है, इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। दिस वुड कवर द सॉफ्टवेयर जनरली बीइंग यूज्ड। जैसे कि अभी मैंने जो ईआरपी वाला एग्जांपल लिया वो एक्चुअली यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। जो ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है कि सबको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस दे रखा है, ठीक है, तो अकाउंटेंट का अलग एक्सेस होगा, ठीक है, आईटी वाले पर्सन का अलग एक्सेस होगा, ठीक है, और जो ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड यूजर इज ओनली अलाउड टू लॉग इन एंड परफॉर्म सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज ही इज ऑथराइज्ड टू डू, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट एक तरह से रिलेटेड ही है यूएस सिक्योरिटी में। एक तो ये हो गया कि भाई जैसे कि जो बंदा ऑथराइज्ड है वही मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल लें कि जो कंपनी की जो वेबसाइट है, ठीक है, कंपनी की जो वेबसाइट है, ठीक है, अब इस पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो इस इंफॉर्मेशन को जो मॉडिफाई करने का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए जो आईटी का बंदा है, ठीक है, जो आईटी पर्सनल है उसके पास होना चाहिए, ठीक। अब क्या है कि अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर जाके इसको मॉडिफाई कर देगा, इस चीज को मॉडिफाई कर देगा, तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की जाहिर सी बात है वेबसाइट पे अगर कुछ भी अनऑथराइज चेंज होता है तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है, ठीक है। भाई ये कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डाल दे आपकी कंपनी पे, कोई गलत इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दे, तो फिर क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा एक तरह से, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि एप्लीकेशन बंदा जो ऑथराइज्ड है वो यूज करे, ठीक है, यूजर भी जो यूजर है मॉडिफाई करने का एक्सेस जिसके पास है वो ही कर सकता है उन फंक्शनैलिटीज को एक्सेस। उसी तरह से फिजिकल सिक्योरिटी आपने देखा, नेटवर्क सिक्योरिटी देखा, तो ये बेसिकली लेयर्स हैं कि हम कैसे अपने सिस्टम को और सिक्योर बना सकते हैं, राइट। सी एक एग्जांपल है कि अगर हमारी एक कंपनी है एंड वी वांट टू बिल्ड अ सिक्योर सिस्टम, अगर हम अपनी कंपनी में एक सिक्योर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वी हैव अ गार्ड, अ कैमरा ऑन द एंट्रेंस एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है जो गेट होता है उस पे गार्ड होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, फिजिकली सिक्योर करना। बिल्डिंग का जो प्रीमाइसेस है उसमें कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो प्लस आप डोर्स आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कोई भी अनऑथराइज पर्सन अंदर ना आ पाए। लॉक्स लगाते हैं, ठीक है, मोशन डिटेक्शन हम लगाते हैं। इसी तरह से फिजिकल पर्सनल सिक्योरिटी होती है जो कि गेट पे गार्ड आपके खड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पर्सनली चेक कर रहा है ना कोई भी बंदा आ रहा है या जा रहा है अंदर बाहर। ऑपरेशनल सिक्योरिटी मींस चेकिंग पीपल हु गो इन आउट ऑफ द कंपनी। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा अटेंडेंस अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आजकल यूज होता है कंपनीज में, ठीक है, या बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, या तो बायोमेट्रिक होता है ना, बायोमेट्रिक के फॉर्म में होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जो कंपनी में कोई भी एंटर कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखना कि वो भाई कितने देर के लिए होगी, ये मतलब जो अंदर के लोग हैं उनके लिए भी होता है कि उनकी अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होगी ना, कि वो कितनी
कितनी देर तक के अंदर रहे, कितनी देर तक काम करा, फिर चेकआउट कब करा, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रहे, ठीक है। तो ये चीज आती है ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो होप ये आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा। आगे हम जाके और भी चीजें देखेंगे बहुत ज्यादा, अभी हम इसको आगे अच्छे से ले जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ठीक। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी मींस द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज और विद द आउटसाइड कंपनी हैज टू बी सिक्योर। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आपका नेटवर्क अगर सिक्योर है तो आपकी कम्युनिकेशन भी सिक्योर होगी, ठीक। तो क्या होता है कि अब एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो वो ईमेल सिक्योर होनी चाहिए, कोई भी उसको आउटसाइड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक। या अगर वो आउटसाइड किसी से लाइक दूसरी कंपनी से उनका कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसको भी सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा लीक प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लीक प्रूफ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका अंदर का ही कोई बंदा जो है, जो कम्युनिकेशन है वो लीक कर दे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। नेटवर्क सिक्योरिटी हमने देखा अभी, उसको हम करने के लिए क्या यूज करते हैं, फायरवॉल्स यूज करते हैं, एंटीवायरस आपने सिस्टम में अपने डालते हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्कैनिंग डिवाइस और ब्लैक लिस्ट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि लगती है कि ये सिक्योर नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है ताकि कोई कंपनी का बंदा भी उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, द मेन एंड फाइनल लेयर इज द इंफॉर्मेशन। और ये सारे इतने सारे लेयर्स जो हमने फिजिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन ये सारी चीजें करी किस लिए करी, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, जो कि सेंटर में होती है। आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। एक तरह से हमने क्या करा, इसके पूरे उसके चारों तरफ हमने एक किला बना दिया है इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। द मेन एंड फाइनल लेयर इज इंफॉर्मेशन, ठीक। क्लियर है आपको? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन बीच में और उसको इतनी सारी चीजें उसको सिक्योर कर रही हैं, उसमें लोग भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, हर तरह की चीजें, ठीक। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन जो मतलब है वो क्या है, इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस डिजाइन टू कीप पर्सनल डेटा सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अल्टरेशन ड्यूरिंग स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बस इतनी सी बात है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करती है कि आपकी इंफॉर्मेशन को जो कि कॉन्फिडेंशियल है उसको किसी भी तरह के अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाएगी और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होने से रोकेगी, ठीक है। चाहे आपका डेटा आपके सिस्टम में है या वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, एक प्लेस से अदर प्लेस पे, वो सिक्योर होना चाहिए पूरा प्रोसेस, ठीक। इट इज डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर प्राइवेट सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिजाइन इसीलिए करी जाती है कि वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बल्कि प्रिंट मीडिया को भी और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से बचा सके, सिक्योर कर सके। और इससे क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना मिसयूज होने से, डिस्क्लोजर होने से, डिस्ट्रक्शन होने से, मॉडिफिकेशन होने से एंड डिस्ट्रक्शन होने से, ठीक है। मिसयूज आपको पता है, कोई मिसयूज कर ले, ठीक है, या डिस्क्लोज कर दे किसी आपके कॉम्पिटिटर को, ठीक। डिस्ट्रक्शन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है उसको ही डिलीट कर दी किसी ने सिस्टम से, सिस्टम में हो वो हार्ड कॉपी हो सकती है, किसी ने उसको मतलब लाइक किसी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, या मॉडिफिकेशन कर दी, या उसको यूज करने लायक ही नहीं छोड़ा, डिस्टर्ब कर दिया जो प्रोसेस है आपका, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर आती हैं। अब रीजन क्या है, रीजन तो आपको वैसे ही पता लग गया कि क्या हो सकता है इतनी सारी सिक्योरिटी का, इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू फंक्शन, सबसे पहला रीजन तो यही है कि भाई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है, सिक्योर होगी इंफॉर्मेशन, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली फंक्शन कर पाएगी और प्रॉफिट में रहेगी, ठीक है, प्रॉफिट में रहेगी। और अगर इसके एसेट्स हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, वो लीक होती रहेगी और चोरी होती रहेगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस में चली जाएगी, ठीक है। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल बने रहने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जरूरी है। दूसरी चीज, enables the safe operation of applications
इम्प्लीमेंटेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आईटी सिस्टम। जो भी एप्लीकेशंस आपके आईटी सिस्टम पे हैं आपकी कंपनी के, ठीक है, उनका सेफ ऑपरेशन, ठीक है, इन एडिशन टू सेफगार्ड द टेक्नोलॉजी द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या कंपनी बहुत सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। अब जो वो एप्लीकेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि वो डेटा जो है, जो एप्लीकेशन में है, वो आपकी कंपनी के रिलेटेड डेटा, आपकी अकाउंटिंग उस एप्लीकेशन पे है, आपका प्रोडक्शन उस पे है, आपकी इन्वेंटरी उस पे है, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है वो एप्लीकेशन। तो जो आईटी सिस्टम जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी सिक्योर होना बहुत जरूरी है, ठीक। फिर क्या है, प्रोटेक्ट्स द डेटा दैट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एंड यूजेस। हाँ, अब क्या होता है कि जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई कंपनी है जो कि, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कंपनी जो कि सोप बना रही है, जो कि डिटर्जेंट सोप बना रही है, ठीक। अब जब ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या बनाती है या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, तो वह ऐसे ओवरनाइट नहीं ले आती कि भाई ओवरनाइट उसने बनाया और लॉन्च कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कंपनी को बहुत सारी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मार्केट रिसर्च, ठीक है, करनी पड़ती है। बहुत सारा सर्वे करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके कहीं कंपनी डिसाइड कर पाती कि हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस प्राइस में करना है ना। ऐसे नहीं कर सकती कि किसी भी प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब जब सर्फ एक्सेल ने सोचा होगा कि मुझे सर्फ एक्सेल बनाना है, ठीक है, सर्फ एक्सेल मतलब जिस कंपनी ने बनाया है, यूनिलीवर, आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बनाया होगा, ठीक है। तो उसने ओवरनाइट नहीं बना दिया, उससे पहले कोई डिटर्जेंट आता होगा मार्केट में, उस पर रिसर्च करी होगी, जैसे निरमा आता था पहले, राइट। तो क्या होगा कि देखा होगा कि वो किस प्राइस में आ रहा है, ठीक है, किस क्वांटिटी में आ रहा है, और उसको कितना लोग उससे कितना सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से, राइट। तो कंपनी ने एक तो ये रिसर्च करी, फिर लोगों के पास जा जाके लोगों का सर्वे किया होगा, ठीक है। सर्वे करती है कंपनी, ठीक है, डेटा कलेक्ट करती है कि भाई ये आप कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो पब्लिक ने बोला होगा कि भाई निरमा यूज कर रहे हैं, आप इससे खुश हैं, कितने परसेंट खुश हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि इससे कम प्राइस में कुछ मिले, या अगर आप इस प्राइस में खुश हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो इसमें अगर इसमें और होती तो और बेहतर होता ये सोप या ये डिटर्जेंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंपनी कलेक्ट करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। कि हमें प्राइस को भी ध्यान में रखना है, पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है, भाई पब्लिक को क्या चाहिए कि मेरा कपड़े क्लीन हो जाए, ठीक है, व्हाइट हो जाए कपड़ा, स्टेन रिमूव हो जाए, और बजट में भी हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तब जाके कंपनी लॉन्च कर पाती है एक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा डेटा होता है। तो अगर वो डेटा सिक्योर नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है इस डेटा को इकट्ठा करने में, ठीक है। सो हमने ये देख लिया कि क्या क्या रीजंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को यूज करने के। बहुत ही ऑब्वियस से रीजन है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि we need information security to reduce the risk of unauthorized information disclosure, ठीक है। कहीं पे भी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, मतलब जो लोग उसको ऑथराइज हैं बस उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और वो डेटा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, कंपनी का जो सर्वे डेटा है वो कंपनी के पास ही होना चाहिए, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन ना हो पाए, ये भी जरूरी है कि उसको कोई चेंज ना कर दे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए, राइट। सो ये हमने देखी, ठीक है। और अब क्या है, वी नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू रिड्यूस रिस्क टू अ लेवल दैट इज एक्सेप्टेबल टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि लाइक जो रिस्क है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, बट सिक्योरिटी का भी एक जो पैरामीटर है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मतलब कि आपका जो बिजनेस है या आप जिस भी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो उस पर बहुत ही हैवीली डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की होगी। अब जरूरत से ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो भी क्या कर देगी, जो उसका यूज है, ठीक है। लाइक अब सपोज अगर आपका फेसबुक अकाउंट
का एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। अब फेसबुक पे पता लगा बहुत सारे मल्टीपल सिक्योरिटी लगा दी गई, ठीक है, मतलब हालांकि वो आपके अकाउंट को सिक्योर ही कर रहा है, आप उसमें उन्होंने बायोमेट्रिक भी लगा दिया, उसमें पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन भी लगा दिया, उसमें लाइक जीमेल से ऑथेंटिकेशन भी लगा दिया, बहुत सारी चीज लगा दी। तो क्या होगा, आपका जो यूज करने की जो लाइक जो ईज है, इजीनेस है, ठीक है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। तो हमेशा सिक्योरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक्सेप्टेबल हो, जितनी की एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने इतना ज्यादा सिक्योर बना दिया कि पता लगा ऑथोराइज यूजर भी यूज नहीं कर पा रहा है इजीली, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई करने से पहले। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है या अटैक हो जाता है, ठीक है, अटैकर अगर अटैक कर देता है तो क्या क्या डिफरेंट लॉसेस हैं जो कि हो सकते हैं बिजनेस या इंडिविजुअल को, राइट। तो सबसे पहला जो लॉस है वो फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, मतलब मनी का लॉस है, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन लॉस इन बैंक्स एंड बिगर ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, अगर बैंक में कुछ भी अटैक, सपोज किसी ने साइबर अटैक कर दिया, ठीक है, या हैकर्स ने कोई सर्वर हैक कर लिया, किसी भी तरह की चीज कर सकता है वो, तो क्या होगा, सबसे पहले उसका टारगेट क्या होगा, वो होगा मनी, ठीक है, मनी थेफ्ट, ठीक है। बैंक में कोई भी अगर जाहिर सी बात है अटैक करता है, फिजिकल अटैक भी करता है, तो उसका मकसद नहीं होता है कि पैसे चुराना, ठीक है, पैसे चुराना, ठीक। सेकंड चीज क्या होती है, रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी, ठीक है। अब रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई ऐसा अटैक करना जिसकी वजह से जो रिसोर्स है, ठीक है, लाइक रिसोर्स कोई वेबसाइट हो सकती है, ठीक। वंस द अटैकर गेन एन एक्सेस टू द सिस्टम और द विक्टिम मशीन, he would make sure that the resource will be unavailable to the legitimate user। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर फेसबुक के अकाउंट सर्वर को किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसको डाउन कर देगा, फेसबुक को डाउन कर देगा। अब क्या होगा, जो ऑथोराइज्ड यूजर है जैसे कि आप हो गए, आप अपनी आईडी और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करेंगे, आप ऑथोराइज्ड है, ठीक है, आप लीगल है, ठीक, उसके बाद भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप अपने ही फेसबुक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अटैक होता है, ठीक है। ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन राइवल जो होती है एक दूसरे के वो कराती हैं, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो जो स्टीम ऑर्गेनाइजेशन है या नामी गिरामी जो कंपनीज वो ऐसा नहीं करती, बट जनरली लो लेवल के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि वो किसी और के बिजनेस को अगर उनको नुकसान पहुंचाना है तो उसकी वेबसाइट डाउन करवा देंगे, ठीक, ताकि कस्टमर उनकी वेबसाइट पर ना जाके उसके पास जब ऑप्शन नहीं होगा तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का अटैक होता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल जो थर्ड है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान को चुराना, ठीक। आपकी पहचान क्या है, लाइक आपका पासवर्ड है ऑनलाइन, अगर आपकी जो पहचान है वो आपकी आईडी और आपका पासवर्ड है। अगर अटैकर को अ कॉन्सेप्ट व्हेन द अटैकर ट्राइज टू स्टील द यूजर क्रेडेंशियल, ठीक है, अगर अटैकर को आपकी जो आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, सपोज फेसबुक की हम बात कर लें, ठीक है, फेसबुक का, ठीक है, आपकी आईडी और पासवर्ड मिल गया तो वो क्या कर सकता है, आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पे फेसबुक पे फेसबुक के साइड से गलती नहीं हो रही है, बट आपका खुद का क्रेडेंशियल लीक हो गया है, ठीक है, किसी वजह से। तो फेसबुक तो आपको मान रहा है कि भाई ऑथराइज्ड है, आप ही उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने अलाउ कर दिया। अब जो अटैकर है वो आपके अकाउंट में लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को मैसेज करेगा पैसों के लिए। जैसे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है पर्सनली कि मेरे एक फ्रेंड का मैसेंजर पे एक बार मैसेज आया कि मुझे कुछ पैसों की नीड है, मुझे पेटीएम कर दो, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये मुझे मैसेंजर पे क्यों कर रहा है, बाद में उसने मुझे बताया, मेरे दोस्त ने, कि उसका फेसबुक अकाउंट ही हैक हो चुका है। तो ये ऐसी चीजें भी होती हैं कि आप बनकर कोई और दूसरों को लाइक दूसरों से स्टील करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, जैसे पैसे लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये भी एक तरह का थेफ्ट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, डेटा लॉस। डेटा लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी पिछले 2-3 स्लाइड्स पहले एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था डिटर्जेंट वाला, ठीक है। तो उसमें क्या था कि कंपनी कोई भी डेटा अगर सर्वे करके या कस्टमर का डेटा इकट्ठा कर रही है या कुछ भी कर रही है तो वो डेटा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर वो डेटा कहीं से लीक हो गया या आपके राइवल को चला गया तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी एसेट चली गई। तो डेटा लॉस भी
एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, एक बहुत बड़ा लॉस होता है। वंस द अटैकर compromises the system, he would try to steal the data, ठीक है, और परफॉर्म एन अटैक टू कॉज लॉस ऑफ डेटा। अब अगर कोई राइवल कंपनी है, सपोज आपकी कंपनी मोबाइल फोन बना रही है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और कोई राइवल कंपनी है, वो भी आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी मोबाइल फोन बना रहा है, या कोई भी यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज बना रहा है, ठीक है। अब क्या है कि आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, आपकी कंपनी के पास बहुत ही लाइक लाखों कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, लाखों कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है, उनके फोन नंबर पड़े हुए हैं, उनकी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, कंपनी प्रमोशन के लिए यूज करती है, रीच आउट करती है कस्टमर्स को, ठीक है, नंबर्स के थ्रू। अब अगर आपका जो राइवल है उसने किसी अपने बंदे को बैठा दिया आपकी कंपनी में, ठीक है, या मतलब XYZ कोई भी अटैकर हो सकता है, और एक बार उसने एक्सेस ले लिया, ठीक है, आपकी कंपनी के सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा चुरा पाए वहां से। और अगर डेटा चुराएगा मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं, डेटा मतलब आपके कस्टमर्स वो चुरा ले रहा है वहां से, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा और आपका डेटा भी गया। तो ये भी एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वो है लॉस है, वो होता है लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? वंस बिगर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, यूजर्स विल लूज ट्रस्ट इन सच ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी सेफगार्डिंग देयर एसेट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे फेसबुक का एग्जांपल मैंने लिया, अगर फेसबुक हैक हो जाएगा या उसका सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों को उस पर से ट्रस्ट जो होता है लोगों का वो ब्रेक हो जाएगा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी हमारा डेटा सिक्योर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनकी जो इमेज होती है वो लोगों में बड़ी स्ट्रांग होती है। इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि अगर हमें कुछ शूज परचेस करना है या कुछ भी परचेस करना होता है, तो हम ई कॉमर्स साइट पे से परचेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें शूज ही परचेस करना है किसी भी कंपनी का, तो हमने शूज डाला बाई शूज करके गूगल में, तो हमें बहुत सारे ई कॉमर्स ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो अमेजोन आ जाएगा, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, आप इंडिया में तो मिंत्रा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सिर्फ यही तीन नहीं, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स साइट बना के छोटी छोटी कंपनीज भी सेल आउट कर रही चीजें। बट हमारा जो ट्रस्ट होता है वो ज्यादातर अमेजोन है, मिंत्रा है, मतलब ये बड़ी कंपनीज पे होता है, फ्लिपकार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि हम पेमेंट भी करेंगे जाके इनके पेमेंट गेटवे पे, इनकी वेबसाइट पे, या हम कुछ परचेज करेंगे तो हमें एक ट्रस्ट होता है कि हमें एक तो जेन्युइन चीज मिल रही है, जेन्युइन चीज मिलेगी, हमारी जो मनी है वो भी, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी क्या है, सेफ है, ठीक है, वो भी सेफ है, क्योंकि हमें ट्रस्ट है इन कंपनीज के ऊपर, ठीक है, हमें ट्रस्ट है इन कंपनीज के ऊपर कि ये कभी हमें चीट नहीं करेंगे। खैर चीट नहीं करती कोई कंपनी, बट अगर किसी हैकर ने हैक कर लिया और आपके आपके जो कार्ड की इंफॉर्मेशन सेफ थी अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, वो अगर उसने स्टील कर ली, तो क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी में अगर ऐसा हो सकता है तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, राइट। अब जो और आगे जो चीज है वो क्या है, रिसोर्स मिसयूज। व्हेन एन अटैकर कॉम्प्रोमाइज द विक्टिम मशीन, फर्स्ट ही वुड मिसयूज द रिसोर्सेज दैट ही गॉट एक्सेस टू। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी अटैकर को आपके कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है या आपके मोबाइल फोन का एक्सेस मिल जाता है, तो वो कोशिश करेगा रिसोर्स को मिसयूज करने की, ठीक है, उसको गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। और ये हो गया हमारा कवर डेटा लॉस और फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मिसयूज, ये सारी चीजें मतलब जो कि हो सकती हैं किसी भी सिक्योरिटी अटैक के बाद। अब आगे हम देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज, मतलब जो बेसिक टर्म जो कि हम आने वाले सारे ही लाइक लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, या कोई भी साइबर सिक्योरिटी में आगे आप जितना भी काम करेंगे, जितनी भी पढ़ाई करेंगे, ये टर्म्स आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टर्म होता है थ्रेट, ठीक। थ्रेट का मतलब होता है एन इवेंट और एक्शन दैट हैज गॉट द एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम और वायलेट द सिस्टम सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा इवेंट हो, कोई भी ऐसा एक्शन हो जिस जो कि क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी है, उसको हैम्पर कर सकता है। कोई भी ऐसा इवेंट, उसे कहते हैं थ्रेट। थ्रेट मतलब लाइक आप अगर अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और आप किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर देते हैं गूगल में जाके, जो कि क्या पता वो कोई लाइक हम ये कह सकते हैं कि कोई वायरस हो, ठीक है, जो कि आप उस पर क्लिक करें और वो वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाए। वायरस कैसे होता है कि एक सॉफ्टवेयर ही होता है वो भी,
बट आपके सिस्टम में डाउनलोड होके वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके सिस्टम को स्लो कर देगा, फिर आपके फाइल्स को करप्ट कर देगा, तो धीरे धीरे आपके सिस्टम को वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो अब इवेंट क्या है, थ्रेट क्या है, खतरा है कि आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये खतरा हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, हम देखते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब a way to breach the security of a machine through loophole। loophole का मतलब क्या होता है, loophole मतलब होती है वीकनेस, ठीक है, किसी भी तरह की कमजोरी, वीकनेस, हम जैसे हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि कमजोरी का फायदा उठाना, ठीक है, किसी भी वीकनेस का फायदा उठाना, तो ये होता है एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पीसी में अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें एंटीवायरस आपका एक्सपायर हो गया या है ही नहीं, एंटीवायरस है ही नहीं, ये आपकी एक कमजोरी हो सकती है। ठीक है, अब अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा तो वो क्या करेगा, आपको जो भी जितने भी ऐसे लिंक होंगे जिसमें वायरस हो सकता है, या ऐसे कोई लिंक्स होंगे जिन पे आप क्लिक करके अटैकर को अपनी इंफॉर्मेशन मतलब दे सकते हैं गलती से, तो वो क्या करता है, एंटीवायरस उनको स्कैन करके ब्लॉक कर देता है ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसे लिंक्स को। बट एक बार आपका एक्सपायर हो गया या आपका एंटीवायरस है ही नहीं सिस्टम में, तो ये हो गई आपकी लूप होल। लूप होल मतलब ये वीकनेस हो गई आपके सिस्टम की, भाई आपके पास एंटीवायरस नहीं है, तो अब सिस्टम में कोई डिफेंस ऐसा है नहीं। वैसे तो डिफेंडर होता है ऑटोमेटिकली विंडोज अगर आप यूज करते हैं, बट फिर भी एंटीवायरस थोड़े एडवांस लेवल पे काम करता है, जैसे कोई कील का है। ठीक है, तो वो जो वल्नरेबिलिटी है, जो कमजोरी है, उसका फायदा उठा सकता है अटैकर। ठीक है, अटैकर कौन होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, एनी इंडिविजुअल हु कॉम्प्रोमाइजेस द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम और अ मशीन। ठीक है, अटैकर अटैकर का काम ही है कि अटैक करना आपके सिस्टम पे, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देना, और किस लिए करना, इलीगली करके उसमें से कोई इंफॉर्मेशन चुराना, या उसको चेंज कर देना, या उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये तीन ही काम हो सकते हैं अटैकर के, या तो वो आपके सिस्टम से कोई डेटा चुराएगा, या तो उसमें कुछ चेंज कर देगा, ठीक है, या तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और जो लास्ट थिंग है ये है अटैक। अटैक क्या होता है, द एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द अटैकर। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अटैकर करता है आपके सिस्टम में से इंफॉर्मेशन चुराने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए, राइट। वल्नरेबिलिटी हमने अभी देखा, वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे लूप होल की बात हुई थी, वैसे वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कमजोरी होती है। It is defined as the existence of a loophole or weakness in the design or the implementation that could lead to undesirable, unexpected event that could compromise the machine। ये इसकी बड़ी सी डेफिनेशन है, बट सिंपली इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई लूप होल या ऐसी कोई वीकनेस आपके सिस्टम में, डिजाइन में, ठीक है, जो कि किसी भी अनडिजायरेबल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट को होने दे सकती है, ठीक है, जिससे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डेटा थेफ्ट, जैसे हमने डेटा लॉस देखा था, डेटा थेफ्ट मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टीलिंग। अगर अटैकर आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा है, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, आपके कंपनी के सिस्टम पे, अगर उसका मकसद है इंफॉर्मेशन चुराना, ठीक है, विक्टिम की मशीन में से, तो उसको हम कहते हैं डेटा थेफ्ट। रिस्क इज द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू सम टाइप ऑफ डेंजर। कोई ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जहां पे किसी भी तरह के खतरे का एक्सपोजर हो, कोई भी तरह का खतरा आपके सिस्टम पे हो सकता है, डेंजर में चला जाए आपका सिस्टम, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, उसको हम रिस्क बोलते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो होता है सिक्योरिटी ट्रायड। सिक्योरिटी ट्रायड या CIA। ठीक है, ये क्या होता है, दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स दैट आर द लाइक मेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी। सबसे पहले C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटेग्रिटी, एंड A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। जो ये आप तीन मेन टर्म देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप नाम से पता लग गया कि कॉन्फिडेंशियल हो कोई चीज जिसको, ऐसी कोई चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज disclosed only to authorized parties where the data is in rest or transit। मतलब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंशियल हम लोग कहते हैं ना, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज पार्टीज है, ठीक है, उन्हीं को डिस्क्लोज हो और किसी को डिस्क्लोज ना हो, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको लाइक एक्सेस ना कर पाए, राइट।
डेटा रेस्ट में हो चाहे ट्रांजिट में हो। इसका मतलब क्या हुआ, भले आपके सिस्टम में कोई फाइल है कॉन्फिडेंशियल जिसमें कंपनी का बहुत सारा डेटा है, ठीक है, कोई ऐसी फाइल है आपके कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कंपनी का डेटा है, ठीक है। अब क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक। तो अब इसको कंपनी के जो ऑथराइज पर्सनल हैं, जिनको मतलब जिनको एक्सेस है इस डेटा का, उनके अलावा इसको कोई और ना एक्सेस कर पाए, देख पाए, ठीक है। चाहे सिस्टम में स्टोर हो उस वक्त, चाहे ट्रांजिट में हो, मतलब कि अगर वो फाइल आपने सेंड करी है ईमेल के थ्रू भी करी है या किसी भी तरह से सेंड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो ट्रांजिट में भी कोई उसको अटैकर एक्सेस ना कर पाए आपके सिस्टम को हैक करके। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिस हो गया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ CIA ट्रायड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। इट इज वन विच इज अटैक्ड मोस्ट ऑफन, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी चीज है जिसको सबसे ज्यादा अटैक करते हैं अटैकर्स। क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शंस आर द मेथड्स आर एग्जांपल्स टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या चीजें आई, क्रिप्टोग्राफी आई जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और इंक्रिप्शन आया, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन लाइक एक ही जैसी चीजें हैं कि जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि व्हाट्सएप क्या बोलता है कि आपके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड क्या होते हैं, इंक्रिप्टेड होते हैं, राइट। व्हाट्सएप ये बोलता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके मैसेजेस हैं वो आपके सिवा और आप जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं उसके सिवा उसको कोई रीड नहीं कर सकता, वो अनरीडेबल फॉर्म में होते हैं, इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसको व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर सकता, ठीक है। और वो कोई उसको रीड करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इंक्रिप्टेड होते हैं। इंक्रिप्टेड मतलब जो कि रीडेबल फॉर्म में नहीं है, राइट। सिंबल्स और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो वो मिक्स उसको स्क्रैम्बल कर दिया जाता है। सेकेंड चीज क्या होती है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब क्या होती है कि जेन्युइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। जेन्युइन फॉर्म से हम कहते हैं जेन्युइन मतलब ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट एंड ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन चेंज इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है वो जैसे सोर्स से चली है डेस्टिनेशन के पास भी वैसे ही पहुंचनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, उसमें कोई भी लाइक मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, तभी इंटेग्रिटी मेंटेन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जो डेटा है, आपकी जो फाइल है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी ना कर पाए, वो हमेशा ऑथराइज पर्सन जो टीम आपके ऑफिस की है जो कि उस फाइल को चेंज करने के लिए ऑथराइज्ड है, बस वही कर सकती है, अदरवाइज और कोई ना कर पाए। तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म में होना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है या आपकी कंपनी का डेटा है, ठीक है, अगर उसको किसी ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने अपनी इंटेग्रिटी खो दी ना डेटा ने। अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहा नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन भी बेकार हो गई आपके लिए। One type of security attack is to interpret some important data and make changes to it before sending it। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी डेटा है उसमें अगर किसी ने इंटरप्रिटेशन कर दिया, ठीक है, उसको भेजने से पहले, तो जो डेस्टिनेशन पार्टी उसको तो गलत डेटा मिलेगा ना। अब उसको अगर गलत डेटा मिलेगा तो उस डेटा का यूज करके वो जो भी आगे काम करेंगे वो गलत होगा। तो ये क्या होगा कि एक चेन बन जाएगी कि कैसे कैसे आगे लॉस होता जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे भी होता है, लोग आजकल बिना बिना वेरीफाई करे कोई भी फॉरवर्ड आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वो कई बार बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज होती है जो लोग प्रोपेगेंडा की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, इंटेग्रिटी वो हो रही होती है। कोई न्यूज चली, ठीक है, कोई न्यूज चली, सपोज कुछ भी न्यूज चलती है, ठीक है, उसमें कुछ XY की बात हो रखी, तो लोगों ने आगे बढ़ा के जब 1000 लोगों को फॉरवर्ड करा, चेंज करके उसको YZ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। Availability: authorized parties have timely and uncompromised access. So it is to ensure that the information is accessible to authorized persons when required without any sort of a delay, right? जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल भी होनी चाहिए, 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। किनके लिए, जो लोग ऑथोराइज्ड हैं उसको एक्सेस करने के, उनके लिए। अब अगर पता लगा कि आपने सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर दी कि आपका डेटा कहीं लीक नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई इसको चेंज नहीं कर पा रहा है, बट अगर ऐसा अटैकर ने कर दिया कि वो अवेलेबल ही ना हो पाए, तो भी क्या होगा, ये भी एक तरह का फेलियर होगा सिक्योरिटी का, ठीक है। तो अवेलेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप Amazon या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं परचेज करने के लिए, अब अगर किसी अटैकर ने
उस वेबसाइट को ही डाउन कर दिया, या IRCTC की वेबसाइट है, जैसे अगर आप इंडिया में ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, अब IRCTC का सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो क्या होगा, जो बहुत सारे लाइक कस्टमर्स हैं, जो बहुत सारे टिकट जिनको बुक करना है, वो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, बुकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, एक तरह का फेलियर हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फेलियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी सर्विस है वो अवेलेबल होनी चाहिए 24/7, वो अवेलेबल होनी चाहिए 24/7, so it is to ensure that the information is accessible to authorized person when required without any sort of delay। ऐसा नहीं कि हम क्लिक कर रहे हैं और 1 घंटे बाद वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है, ये भी फेलियर है। Some attacker try to deny access to the appropriate user, for example by breaking the website for a particular search engine, ठीक है, जैसे कि मैं IRCTC का एग्जांपल दिया कि अब पता लगा वेबसाइट ही डाउन कर दी, अब कोई बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है बार बार IRCTC, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि वो टिकट बुक नहीं कर पाएगा, और ओवरऑल कस्टमर के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, और IRCTC के टिकट बुक नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी लॉस है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, CIA। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।